हेलो नमस्कार दोस्तों, इसमें हम प्रस्तावना प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका प्रियम्बल संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किए गए। तो प्रस्तावना या उद्देशिका यानी प्रियम्बल संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किए गए उसी उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का विकसित रूप है जिसे पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था और जिनमें निहित आदर्शों पर मूल स्वीकृति के आधार पर ही संविधान के विभिन्न उपबंध प्रोविजंस बनाए गए थे। यानी 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया जो पास हुआ उसी दिन, जिसके आधार पर प्रस्तावना और संविधान की अन्य बातों आदर्शों को लिखा गया है। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और प्रस्तावना प्रियम्बल मिलकर भारतीय संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। उन्नीस में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर तथा अखंडता इंटीग्रिटी जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेकुलर और अखंडता इंटीग्रिटी। प्रस्तावना की उपयोगिता यूटिलिटी ऑफ द प्रियम्बल क्या है? प्रस्तावना सिर्फ दिखावे की वस्तु नहीं है, न ही यह संविधान सभा द्वारा स्वीकृत राजनीतिक आदर्शों पॉलिटिकल आइडियल्स की औपचारिक उद्घोषणा भर है। वस्तुतः इससे कई महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, संविधान के स्रोत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना बताती है कि संविधान का स्रोत भारत के लोग अर्थात भारत की जनता है। प्रस्तावना बताती है कि संविधान का स्रोत भारत के लोग अर्थात भारत की जनता है। प्रस्तावना की शुरुआत में ही प्रयुक्त वाक्यांश फ्रेज हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस प्रयोजन की पूर्ति करता है। यह वाक्यांश भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक पक्ष को भी प्रस्तुत करता है। ध्यातव्य है कि इस बात पर कुछ विवाद है कि क्या सचमुच हमारे संविधान का स्रोत भारत की जनता ही है। कुछ लोग इसके विरोध में कहते हैं कि चूंकि संविधान सभा के सदस्यों का चयन जनता द्वारा वयस्क मताधिकार, देखो, चूंकि संविधान सभा के सदस्यों, देखो, अगर भारत डेमोक्रेटिक है या संविधान का शक्ति का स्रोत जनता है, तो इसके विपक्ष में जो तर्क देते हैं उनका कहना है कि चूंकि संविधान सभा के सदस्यों का चयन जनता द्वारा वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट फ्रेंचाइजी के माध्यम से नहीं हुआ था, इसलिए हम भारत के लोग वाक्यांश अपने अर्थ को न्यायोचित तरीके से सिद्ध नहीं कर पाता है। संविधान सभा तो ब्रिटिश संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्मित हुई थी, इसलिए इसे लोक समर्थन पॉपुलर सपोर्ट हासिल नहीं था। वस्तुतः यह मतभेद व्यावहारिक रूप से निरर्थक है। पहली बात तो यह है कि प्रस्तावना को संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंत में स्वीकार किया गया था और उस समय तक
वस्तुतः यह मतभेद व्यवहारिक रूप से निरर्थक है। पहली बात तो यह है कि प्रस्तावना को संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंत में स्वीकार किया गया था और उस समय तक भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हो जाने के कारण ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिकार या नियंत्रण से मुक्त हो चुका था। दूसरे, चाहे संविधान सभा का चयन वयस्क मताधिकार से न हुआ हो, वास्तविकता यही है कि स्वाधीनता आंदोलन के सभी महत्वपूर्ण नेता इसमें शामिल थे और यदि चुनाव होता भी तो जनता प्रायः उन्हें ही चुनती। यानी ऐसी बात नहीं है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोग नहीं आए थे तो उसमें ऐसा नहीं था। अगर चुनाव होता तब भी लगभग वही सारे लोग आते, क्योंकि जब पहला प्रथम आम चुनाव हुआ था तो उसमें भी लगभग वे सभी लोग आ गए थे जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरे, संविधान के निर्माण के बाद व्यावहारिक तौर पर यह स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय राज्य में संप्रभुता सॉवरेनिटी की वास्तविक हकदार जनता ही है। अतः वर्तमान में इस वाक्यांश फ्रेज को गलत नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, माने हम भारत के लोग, ये सही बात है। भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति का परिचय देती है। पहला तो हमारा जो ये है प्रस्तावना वो क्या बताती है? पहली बात बताती है कि संविधान के स्रोत का परिचय देती है कि संविधान का स्रोत कौन है। तो संविधान का स्रोत है भारत की जनता। इसमें मतभेद क्या है? मतभेद ये है कि नहीं, संविधान का स्रोत भारत की जनता नहीं है, क्योंकि संविधान सभा जो निर्मित हुआ था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। तो इसके विपक्ष में तर्क क्या दिया जाता है कि पहली बात तो ये है कि जब अंग्रेज भारत से चले गए थे तो 22 जनवरी मतलब जो ये पास हुआ था स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पास हुआ था वो 3 मई को पास हुआ था। 3 मई भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त को, तो 3 मई 1947 को पास हुआ था। और जो हमारा ये रेजोल्यूशन है उद्देश्य प्रस्ताव, उसको रखा गया था 22 जनवरी 1947 को, ये पास हुआ था रेजोल्यूशन प्रस्ताव। तो कुल मिलाकर के जब अंग्रेजों के जाने का समय हो चुका था तो उस समय इसको रखा गया था और पास हुआ था। तो ऐसे में ये कहना कि संविधान में सत्ता का स्रोत या उसमें शक्ति का स्रोत जनता नहीं है, तो ये गलत बात है। जनता ही है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का इस उद्देश्य प्रस्ताव से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात ये कि अगर चुनाव होता भी, जो कि उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, अगर चुनाव लेकिन हो भी जाता है तब भी लगभग वही सारे लोग आते जो संविधान सभा के सदस्य थे। और तीसरी बात ये कि जब प्रथम आम चुनाव हुआ था तो उसमें लगभग वे सभी लोग आ गए थे जिसमें जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को ग्रहण कर रखा था। तो 3 तर्क दे करके हम इस बात को खारिज कर सकते हैं कि संविधान जनता का स्रोत ही है। इस बात को हम स्थापित कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है प्रस्तावना में कि भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति का परिचय देती है कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो उसकी प्रकृति क्या है, इसका परिचय भी देती है। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सॉवरेन है, समाजवादी है, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक, और गणराज्य है, रिपब्लिक। तो ये सारी बातें पढ़ते हैं क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन, SOVE, सॉवरेन, REIGN। इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और विदेश संबंधी मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत रखता है। वह
किसी भी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। तो ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, माने भारत अपने आंतरिक और विदेश संबंधी मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत रखता है। वह किसी भी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। इस संबंध में यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत के राष्ट्र कुल यानी कॉमनवेल्थ का सदस्य बनने पर यह प्रश्न उठाया गया था कि भारत संप्रभु सॉवरेन देश है या नहीं। ध्यातव्य है कि जिस तरह आयरलैंड ने रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक्ट 1948 बनाकर ब्रिटिश राष्ट्रकुल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अपने सारे संबंध समाप्त कर लिए थे, वैसा भारत ने नहीं किया। पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा, किंतु भारत ने संविधान को लागू करने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को खुद को गणराज्य रिपब्लिक घोषित किया, जिसका अर्थ था कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा नहीं रखता है और भारत का राज्याध्यक्ष यानी हेड ऑफ द स्टेट अर्थात राष्ट्रपति भी जनता से ही निर्वाचित होगा, मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने लंदन में अप्रैल 1949 में प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में घोषणा की थी कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य सोवरेन रिपब्लिक बन जाने के बावजूद राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहेगा। भारत राष्ट्रकुल को स्वाधीन राष्ट्रों के एक स्वतंत्र संगठन भारत जो है राष्ट्रकुल को स्वाधीन राष्ट्रों का एक स्वतंत्र संगठन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखता है, न कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के रूप में। भारत ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्रकुल के अध्यक्ष के रूप में सिर्फ प्रतीकात्मक सिंबॉलिक तौर पर स्वीकार करता है। उसकी यह शक्ति भारत गणराज्य के आंतरिक मामलों पर लागू नहीं होगी। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक्ट 1948 बनाकर आयरलैंड ने राष्ट्रकुल यानी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अपने सारे संबंध तोड़ लिए थे। पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा था। अगला भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति में समाजवादी है। इसका अर्थ है कि भारत की राज्य व्यवस्था की संरचना समाजवादी विचारधारा के अनुरूप बनाई गई है। ध्यातव्य है कि समाजवाद शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था। वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में शामिल किया गया है। भारतीय समाजवाद यूरोप के समाजवाद से कुछ अलग तथा अपने खास ढंग का है। यह भूतपूर्व सोवियत संघ अर्स्टवाइल यूएसएसआर या साम्यवादी कम्युनिस्ट राज्यों की तरह निजी संपत्ति व निजी उद्यमशीलता का उन्मूलन नहीं करता। ठीक है, भारत जो है वो निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी व निजी उद्यमशीलता प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप एंट्रीप्रीनियरशिप का उन्मूलन नहीं करता, बल्कि आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस की धारणा को लोकतंत्र डेमोक्रेसी के साथ मिलाकर चलता है। इस दृष्टि से इसे लोकतांत्रिक समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जा सकता है, जिसमें अर्थव्यवस्था के स्तर पर निजी उद्यमशीलता प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप और सरकारी नियंत्रण जैसे तत्व साथ साथ अस्तित्व में होते हैं। इसके अलावा यह कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित हिंसक संघर्ष यानी वायलेंट स्ट्रगल के सिद्धांत को अस्वीकार करता है और अहिंसक नॉन वायलेंट नीतियों के माध्यम से ही समाजवाद सोशलिज्म की उपलब्धि करना चाहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ 1982 डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ 1982 मामले में स्पष्ट भी किया है
कि भारतीय समाजवाद DS नकारा बनाम भारत संघ 1982 मामले में स्पष्ट किया है कि भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। इस व्याख्या का निहितार्थ यही है कि हमारा समाजवाद आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी, क्या क्या बातें हमारे समाजवाद में हैं। तो हमारा समाजवाद आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी, आय के समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वंचित वर्गों डिप्राइव्ड क्लासेस के जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा उन्हें अधिकाधिक सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने पर बल देता है। तो चार चीजें, आर्थिक समानता पर बल, आय के समान वितरण पर बल देता है। अगर बात करें हमारे समाजवाद की, तो संपत्ति का समाजीकरण, समानता में विश्वास, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण, शोषण विहीनता। तो चार बातें, आर्थिक समानता पर बल, आय के समान वितरण पर बल, वंचित वर्गों, पहले आर्थिक समानता ही, समाजवाद में आर्थिक समानता मेन, फिर आय का समान वितरण 2, वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना 3, अधिकाधिक सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना 4। किंतु इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह अहिंसक, नॉन वायलेंट और शांतिपूर्ण, पीसफुल साधनों का प्रयोग करता है तथा निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी व उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप को खारिज किए बिना दोनों पक्षों में समन्वय साधने का प्रयास करता है। 1991 में से भारतीय राज्य के समाजवादी ढांचे में एक गंभीर परिवर्तन देखा गया। इस वर्ष से लागू हुई नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत निजीकरण, नई आर्थिक नीति आ गई के अंतर्गत निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन तथा भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन पर काफ़ी अधिक बल दिया जाने लगा है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ काफ़ी हद तक जुड़ चुकी है। समाजवादी दलों तथा चिंतकों का आक्षेप है कि अब भारतीय राज्य समाजवादी यानी सोशलिस्ट नहीं, नव उदारवादी, नियो लिबरल हो गया है। अगला, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। पंथ निरपेक्ष राज्य 3 तरह के राज्यों से अलग होता है। प्रथमतः वह भूतपूर्व सोवियत संघ जैसे उन साम्यवादी राज्यों, कम्युनिस्ट स्टेट्स से अलग होता है जो धर्म विरोधी, एंटी रिलीजियस हैं। कौन? साम्यवादी राज्य। और अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार नहीं देते। दूसरे, वेटिकन सिटी जैसे उन धर्मतंत्रीय, थियोक्रेटिक राज्यों से अलग होता है जिनमें धर्म का प्रमुख, हेड ऑफ रिलीजन ही राज्य अध्यक्ष, हेड ऑफ स्टेट होता है तथा धार्मिक ग्रंथों को ही संविधान माना जाता है। तो थियोक्रेटिक में क्या है कि धर्म का प्रमुख ही राज्य का प्रमुख होता है और धार्मिक ग्रंथ ही संविधान होता है। एक एंटी रिलीजियस कंट्री जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ था, जिसमें धर्म की मतलब धार्मिक आज़ादी नहीं थी और जो धर्म को मानेगा उसको उत्पीड़न भी हो सकता है, ऐसा होता था। और धर्मतंत्री माने थियोक्रेटिक। तथा तीसरे, वह पाकिस्तान जैसे उन धर्म प्रभावित राज्यों से भी अलग होता है जो एक धर्म विशेष को राजकीय धर्म
स्टेट रिलीजन का दर्जा देते हैं तथा शेष धर्मों के नागरिकों को धार्मिक समानता की गारंटी नहीं देते हैं। तो तीन प्रकार के राज्य धर्म के आधार पर कैसे हो सकते हैं? एक वे राज्य जो एंटी रिलीजियस हैं, जैसे कि भूतपूर्व सोवियत संघ था, जिसमें धार्मिक आज़ादी, रिलीजियस फ्रीडम नहीं था। दूसरे वेटिकन सिटी जैसे देश हो सकते हैं जो धर्मतंत्री हो, यानी कि थियोक्रेटिक हो, जिसमें धर्म का प्रमुख ही राज्य अध्यक्ष होता है, हेड ऑफ द रिलीजन इज द हेड ऑफ द स्टेट, एंड जो धार्मिक ग्रंथ होता है वही संविधान माना जाता है। तीसरा धर्म प्रभावित राज्य हो सकते हैं, यानी कि रिलीजियस इन्फ्लुएंस्ड स्टेट हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान, जिसमें किसी एक धर्म विशेष को अधिक मतलब पूरी प्रायोरिटी दी जाती है और अन्य धर्म के साथ में भेदभाव बरता जाता है या उनको समानता की गारंटी नहीं दी जाती है। पंथ निरपेक्ष राज्य यानी सेक्युलर स्टेट की सबसे प्रमुख पहचान यह है कि यह न तो किसी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा देता है और न ही अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करता है। ऐसा राज्य प्रायः सभी धर्मों के साथ बराबर दूरी बनाकर चलता है तथा राजकीय कार्यों के भीतर धर्म के प्रभाव को अस्वीकार करता है। ऐसे राज्यों में नागरिकों को व्यापक धार्मिक स्वाधीनता, रिलीजियस फ्रीडम प्राप्त होती है, जिसके तहत वे न सिर्फ अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं, बल्कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, धर्मांतरण यानी कन्वर्जन करने तथा किसी भी धर्म को ना मानने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं, यानी नास्तिक भी हो सकते हैं। राज्य विभिन्न धर्मों के नागरिकों में इस आधार पर विभेद नहीं करता कि उनके धर्म अलग अलग हैं, उसकी निगाह में सभी नागरिक बराबर होते हैं। यद्यपि भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द को आपातकाल इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, किंतु वास्तविक अर्थों में भारत स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से ही लगातार पंथ निरपेक्ष रहा है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय नेतृत्व में यह सहमति बन गई थी कि भारतीय राज्य की प्रकृति पंथ निरपेक्ष सेकुलर होगी। यही कारण है कि भारत का कोई राजकीय धर्म स्टेट रिलीजन नहीं है। यहाँ धर्म के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। भारत की आपराधिक विधि, क्रिमिनल लॉ तथा अधिकांश अन्य कानून सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हैं। इसके अलावा मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार अत्यंत व्यापक रूप में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने भी पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षणों, बेसिक स्ट्रक्चर में निहित माना है। फिर लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक क्या होता है? इसका अर्थ है कि भारतीय राज व्यवस्था शासन के जिस प्रकार को स्वीकार करती है वह लोकतंत्र है, न कि राजतंत्र, मोनार्की। अधिनायक तंत्र माने डिक्टेटरशिप या कुछ और। इसका अर्थ है कि भारत का शासन भारत की जनता द्वारा ही चलाया जाता है। चूँकि भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलाया जाना संभव नहीं है। जनता निर्वाचन इलेक्शंस के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है और ये प्रतिनिधि विधायिका, लेजिस्लेचर और कार्यपालिका का संचालन करते हैं। ऐसे लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। भारतीय जनता में विद्यमान क्षेत्रीय यानी रीजनल, भाषाई, लिंग्विस्टिक, धार्मिक, रिलीजियस तथा नस्लीय रेशियल वैविध्य को देखते हुए यहाँ बहुदलीय लोकतंत्र, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को स्वीकार किया गया है। यह लोकतंत्र वैचारिक स्तर पर उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी,
की कार्यविधियों का समर्थन करता है, किंतु आर्थिक न्याय के उद्देश्य के कारण समाजवादी लोकतंत्र सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाता है। भारत में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के रूप में एक ऐसी महत्वपूर्ण संस्था है जो निर्वाचन प्रक्रिया इलेक्टोरल प्रोसेस को पारदर्शी बनाए रखने का प्रयास करती है। समय समय पर भारत में निर्वाचन सुधार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी होते रहे हैं जो लोकतंत्र के प्रति भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रतिबद्धता कमिटमेंट को दर्शाते हैं। गणराज्य यानी रिपब्लिक। भारत एक गणराज्य रिपब्लिक है। गणराज्य या गणतंत्र उस राज्य को कहते हैं जहां नागरिक किसी भी पद पर आसीन होने की अर्हता एलिजिबिलिटी रखते हैं। देखो, गणतंत्र या गणराज्य रिपब्लिक उस राज्य को कहते हैं जहां नागरिक किसी भी पद पर आसीन होने की अर्हता एलिजिबिलिटी रखते हैं। ऐसे राज्यों में राज्य प्रमुख हेड ऑफ स्टेट भी वंशानुगत हेरिडिटेरी न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्षतः या परोक्षतः निर्वाचित होता है। अमेरिका और फ्रांस की तरह भारत ने इस प्रणाली को स्वीकार किया है। यही कारण, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रांस है, अमेरिका है। यही कारण है कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत हेरिडेटरी न होकर भारत की जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इस दृष्टि से ब्रिटेन की स्थिति विशिष्ट है। यद्यपि आधुनिक लोकतंत्र का आरंभ वहीं हुआ था, तब भी वहाँ की राज्य व्यवस्था अभी तक गणतंत्रात्मक रिपब्लिकन नहीं हो सकी है, क्योंकि अभी भी ब्रिटेन में राज मुकुट यानी क्राउन धारण करने वाले वंशानुगत राजा या रानी को ही राज्य का अध्यक्ष माना जाता है। तो दो बातें देखा, एक संविधान का स्रोत क्या है तो जनता है, दूसरा संविधान मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख तत्व क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। तीसरी बात है संविधान के उद्देश्यों का परिचय देती है। हमारा प्रस्तावना जो है संविधान के उद्देश्यों का परिचय देती है। तो पहला उद्देश्य क्या है, जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस उपलब्ध कराना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना दूसरा लक्ष्य हो सकता है। समता और अवसर की समानता प्रदान करना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करना तीसरा लक्ष्य हो सकता है। ऐसे करके बंधुत्व ये चौथा लक्ष्य हो सकता है। तो पहला उद्देश्य है जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। यहाँ न्याय शब्द का अर्थ कानूनी न्याय, लीगल जस्टिस से न होकर वितरण न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से है, जो कि न्याय का व्यापक रूप होता है। इसका अर्थ है कि समाज में जो आर्थिक संसाधन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर तथा सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल प्रेस्टीज उपलब्ध हैं, उनका वितरण जनता के बीच न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस में निहित है कि समाज के जो वर्ग सामाजिक कारणों से मुख्य धारा मेन स्ट्रीम से पीछे रह गए हैं, उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन व अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों, एससीज, शेड्यूल्ड कास्ट्स, अनुसूचित जनजातियों, एसटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अन्य पिछड़े वर्गों, ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस तथा महिलाओं को दिया जाने वाला आरक्षण इसी तर्क के तहत दिया जाता है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय देख लिया कि आरक्षण। राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस का अर्थ है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी के लिए
जिन सहायक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है उनका वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि समाज का सामान्य नागरिक भी उनमें भागीदारी कर सकें। वयस्क मताधिकार के साथ साथ वंचित वर्गों डिप्राइव्ड क्लासेस के लिए राजनीतिक आरक्षण जैसे प्रावधान इसी कारण किए गए हैं। आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस का अर्थ समाज की कुल संपदा सोशल वेल्थ के ऐसे वितरण से है कि समाज के समस्त आर्थिक संसाधन इकोनॉमिक रिसोर्सेस किसी छोटे से वर्ग तक सीमित ना रह जाएं। विभिन्न वर्गों में आय और जीवन के स्तर का अंतराल कम से कम हो। मजदूरों की कार्यदशाएं वर्किंग कंडीशंस ऐसी ना हों कि उनका शोषण एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके। हर श्रमिक की मजदूरी वेजेस इतनी ज़रूर हो कि वह गरिमापूर्ण तरीके से जीवन निर्वाह कर सकें। वर्तमान में चल रहे मनरेगा जैसे कार्यक्रम आर्थिक न्याय के आदर्श को ही साधने के प्रयत्न हैं। दूसरा उद्देश्य है जनता को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप प्रदान करना। स्वतंत्रता का यह आदर्श मूलतः फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कौन सा विचार और इस पर कुछ वैचारिक प्रभाव अमेरिकी संविधान का भी है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उतनी अधिकतम स्वतंत्रता दी जाती है जितनी स्वतंत्रता बाकी व्यक्तियों को भी दी जा सके। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19 में इन स्वतंत्रताओं के उल्लेख के साथ साथ उन युक्त निर्बंधनों रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का भी उल्लेख किया गया है जो इन स्वतंत्रताओं को सीमित करते हैं। ये सीमाएं सामान्यतः राज्य की सुरक्षा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, लोक व्यवस्था, देखिए क्या क्या है, राज्य की सुरक्षा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर, शिष्टाचार डिसेंसी, सदाचार मोरालिटी, अपराध को भड़काने इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी की मानहानि डिफेमेशन करने या अदालत की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने से संबंधित है। तो युक्त निर्बंधन में क्या, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, अपराध को भड़काने, किसी की मानहानि करने, अदालत की अवमानना करने से संबंधित है। इस प्रकार भारतीय संविधान में धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्साइंस भी अत्यंत व्यापक रूप में दी गई है, जिसके तहत व्यक्ति अपने रुचि और आस्था के अनुसार किसी भी धर्म के अनुसार आचरण करने को स्वतंत्र है। संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक इसके विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। तीसरा उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराना, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। समानता का सामान्य अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति अथवा समूह के पास विशेषाधिकार प्रिविलेजेस ना हो, किंतु यह अर्थ पर्याप्त नहीं है। इसका व्यापक या सकारात्मक पॉजिटिव अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियां मिलनी चाहिए कि वे मानवोचित गरिमा, ह्यूमेन डिग्निटी के साथ समाज में उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच बना सकें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच ये समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ अनुच्छेद 14, धर्म, लिंग आदि आधारों पर असमानताओं का निषेध अनुच्छेद 15, लोक नियोजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16,
अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत अनुच्छेद 17, उपाधियों टाइटल्स का अंत अनुच्छेद 18 जैसे प्रावधान प्रमुख हैं। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत पुरुष और महिला के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यह है अनुच्छेद 39। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39, समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39, 39। चौथा उद्देश्य बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी की भावना का विकास करना। बंधुत्व का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था, जिसकी गूंज पूरे विश्व में फैली थी। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी उसे महत्व दिया और प्रस्तावना में शामिल किया। चूंकि अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो डिवाइड एंड रूल नीति के कारण भारतीय समाज में बंधुत्व की भावना का काफ़ी ह्रास हुआ था और धर्म के आधार पर देश का विभाजन भी हो गया था। इसलिए ज़रूरी था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को सुनिश्चित करने के लिए देश के भीतर हम की भावना वी फीलिंग का समुचित विकास हो सके। यही कारण है कि प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बढ़ाने पर बल दिया गया है। यहाँ व्यक्ति की गरिमा डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल से आशय है कि रूढ़िवादी यानी ऑर्थोडॉक्स तथा परंपरावादी किस्म की उस बंधुता से बचने की ज़रूरत है जो व्यक्ति की गरिमा और स्वाधीनता को अस्वीकार करती हैं तथा उसे समुदाय के दबावों के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 21 के व्याख्या करते हुए निर्धारित किया है कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार राइट टू डिग्निफाइड लाइफ मूल अधिकार है। दूसरी ओर राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता से तात्पर्य है कि जो एकता या बंधुता राष्ट्र विरोधी भावनाओं पर आधारित होती हैं उससे बचने की ज़रूरत है। वही बंधुता वांछनीय है जो देश की एकता को मजबूत करती हो। उदाहरण के लिए हरियाणा राजस्थान की खाप पंचायतों में दिखने वाली एकता अथवा उत्तर भारतीयों के विरोध में महाराष्ट्र में उभरने वाली एकता वांछनीय नहीं है, क्योंकि इनमें से पहली व्यक्ति की गरिमा इंडिविजुअल्स डिग्निटी के खिलाफ है, जबकि दूसरी राष्ट्र की एकता नेशनल यूनिटी के खिलाफ। बंधुत्व के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 51 क द्वारा संविधान में शामिल किए गए मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी इसे शामिल किया गया है और कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता, हार्मोनी और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए उपयोगी है। जो प्रस्तावना का अगला चीज़ है वो संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए उपयोगी। पहला क्या है कि संविधान का स्रोत, शक्ति का स्रोत क्या है? जनता। दूसरा, विभिन्न भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न तत्व जैसे लोक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये सारे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे संविधान के या भारतीय राज्य व्यवस्था के। और तीसरा था उद्देश्य। उद्देश्य में देखा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, फिर विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, फिर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, फिर भ्रातृत्व की भावना, ये चार उद्देश्य। अगला प्रस्तावना की बात क्या है कि संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए उपयोगी है, यूजफुल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन।
प्रस्तावना का एक अन्य उपयोग यह भी है कि जहां कहीं संविधान के किसी प्रावधान का अर्थ निर्धारित करना कठिन होता है वहां वह मददगार होती है। बेरोबारी यूनियन मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना का मूल महत्व संविधान के अर्थ निर्धारण में है। यह संविधान की कुंजी है। जहां कहीं भी संविधान की भाषा अस्पष्ट, वेग या संदिग्ध, एम्बिगुअस होती है वहां उसके अर्थ के निर्वचन, इंटरप्रिटेशन के लिए प्रस्तावना की मदद ली जानी चाहिए। निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन। अगला है ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोगी, यूजफुल एज अ हिस्टोरिकल सोर्स। प्रस्तावना की अंतिम उपयोगिता एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में है क्योंकि वह बताती है कि भारतीय संविधान किस दिन स्वीकारा तथा अधिनियमित किया गया। ध्यातव्य है कि प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख संविधान के स्वीकृत व अधिनियमित होने की तिथि के रूप में किया गया है। तो यह है सारे प्रियम्बल चैप्टर का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।